नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। आज सीनियर सहाफ़ियों की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात थी। सुबह का नाश्ता था वज़ीर आज़म हाउस में और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और उसमें आज वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो साथ लोग मौजूद थे उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आज ये बैल जो है वो मुंडे चढ़ जाएगी। आज निगरां वज़ीर आज़म का नाम जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। और एग्जैक्टली जब ये मीटिंग अपने अख्तिताम को पहुंची, तकरीबन उस मीटिंग के 2 घंटे के बाद, यानी 12:30 बजे तक ये मीटिंग खत्म हुई और उसके 2 घंटे के बाद निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनली हमारे सामने आ गया। तो निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो कई रोज़ से जारी कुरानदाजी का सिलसिला था ना, वो ख़त्म हुआ और जो नाम पूरे फसाने में कहीं पर भी नहीं था, पूरा उसी के नाम का निकल आया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं अनवरुल हक काकड़। मुश्तरका तौर पर निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवरुल हक काकड़ को चुन लिया गया है। लेकिन कमाल अब यहाँ पर बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लाने वाले ही परेशान हैं। ANP के एम वली खान कहते हैं, एमल वली खान साहब कहते हैं कि सिलेक्शन पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कुछ नहीं कर सकते थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी इंतखाब पर सवाल उठाया। वो कहते हैं बेहतर होता कि कोई और वज़ीर आज़म बनता, तो नाम तो हुकूमत के साथ डिस्कस ही नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी स्टेटमेंट आया। वो कह रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों की चॉइस नहीं है। हुकूमती जमातों के बयानात ने ऑब्वियसली सवालात तो उठा दिए हैं कई सारे, और इस मामले पर सियासी जमातों में तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ने इसे बेहतर इंतखाब करार दिया है। वहीं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं और इन सारे एतराज़ात और सताइश में दोनों पार्टीज़ की क़यादत वो बिल्कुल खामोश है। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल खामोश चुप सादे बैठे हुए हैं। बाप का बंदा बाप ने सेलेक्ट कर लिया, बेचारा जो अपोजिशन लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सके। ये इंटरम वजीर आजम एक मोहरा है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवरुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। जिसके बाद वो 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। फिर 2018 इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की तश्कील में बड़ा अहम रोल था इनका। जिसके बाद सेनेटर अनवरुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। कहा जाता है कि अनवरुल हक काकड़ के तमाम सियासी जमातों से बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अनवरुल हक काकड़ के उनके साथ भी अच्छे मरासम थे। लेकिन 9 मई वाक़े के बाद उनकी खान साहब से मुतालिक जो राय थी फिर वो भी सामने आई। सुनिए। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान, मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूँ। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पर चढ़ दौड़। तो इस तमाम मामले में दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि निगरां वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी आखिरी बड़ी मुलाकात बाप पार्टी के रहनुमा जाम कमाल के साथ के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के साथ हुई थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उनका नाम पहली मरतबा निगरां वज़ीर आज़म के लिए सामने उस वक्त आया जब उनकी तैनाती का फैसला हो चुका था। तो बड़े इंपॉर्टेंट पहलुओं के साथ आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुझे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया किरण बीबी। आसिफ साहब, आइन के तहत जो निगरां वज़ीर आज़म है वो गैर जानिबदार एक शख्सियत होना चाहिए। क्या अनवरुल हक काकड़ साहब ये जो गैर जानिबदार वाला एलिमेंट है इसके मयार पर सर पूरा उतरते हैं? मुतमईन हैं आप इस फैसले से? और फिर वो कितने गैर जानिबदार फैसले कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी। गुजारिश ये है कि अभी तो उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया और मैं समझता हूँ कि ये जो आपका सवाल है जानिबदारी का या गैर जानिबदारी का, इसका फ़ैसला फिर आने वाला वक्त करेगा। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है और मुझे उम्मीद है कि चूँकि एक छोटे सूबे से भी ये हुआ है इंतखाब उनका, और वहाँ आपको मालूम है कि एहसास महरूमी पाया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान को भी कौमी धारे में
लाने में ये फैसला मददगार साबित होगा। और रही जानिबदारी और गैर जानिबदारी, तो मैंने अर्ज किया है, वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझदार आदमी हैं और वो सोच समझ कर चलेंगे, और वो जो उनके ज़िम्मे काम लगाया गया है कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन को और इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, मैं समझता हूँ कि जी सर वैसे ये ओवरऑल अभी पिछले दिनों तो बहुत ही ज्यादा होता रहा, जो ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स थे इत्तेहादी हुकूमत में, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तर्ज सियासत रहा इन 16 महीनों में कि वो हर चीज के ऊपर अपनी तौजीहात तो पेश करते थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते थे, लेकिन फिर वो मान जरूर जाते थे। अब ये निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी इसी तरह का हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब बाकी जमातों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इन दोनों की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एमल वली खान इसको मोहरा करार दे रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कोई और होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो सर ये जो इतने दिनों से आप लोगों की डिस्कशंस चल रही थी, तो ये क्या डिस्कशन का नतीजा नहीं है, या अचानक से कोई नाम पॉपअप हुआ और फिर हमारे सामने आ गया? देखिए किरण बीबी, बात ये है कि बुनियादी तौर पर आइन के तहत ये प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रोरोगेटिव है, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये नाम उनको दिया गया, बकौल राजा रियाज के उन्होंने नाम दिया है, जब ये नाम दिया गया होगा तो प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर अपने इत्तेहादी जो सरबराहान है उनसे कंसल्ट किया होगा, और वो जाहिर है उनको एतराज़ नहीं हुआ होगा, तो तभी एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार का ऐलान किया ना उन्होंने। अगर किसी को एतराज़ होता और वो उस शिद्दत से एतराज़ होता तो जाहिर है फिर मामला थोड़ा लटक सकता था। मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ अवाम जो उनसे थे ना, वो जेब में एक नाम लेके फिर रहे थे। अब ये हो नहीं सकता कि आप इतनी करें कि तमाम लोगों से हर एक को मुतमिन करना मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम था उन्होंने उसको बड़े एक एमिकेबली और एक बड़े अच्छे अंदाज में, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने किया है। अल्लाह खैर से, अल्लाह इस पर क्या ऐसा चाय की प्याली में। आठवें निगरान वज़ीर आज़म होंगे जिनका मैं समझती हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना, कि जो सारा सिलसिला रहा, मतलब जितना कियोस रहा इसके ऊपर, शायद पिछले 7 का लोगों को नाम भी याद ना हो, लेकिन ये बहुत अरसे तक याद रहने वाली चीज़ है। अब सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ना मुस्लिम लीग नून की चॉइस हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस हैं। ऑपोजिशन लीडर की तरफ से एक नाम आता है और फिर उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब मुत्तफिक हो जाते हैं और वो नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर हमारे सामने आ जाता है। सर मियाँ साहब को इस मामले पर एतमाद में लिया गया है, वो मुत्तफिक थे इस नाम से? देखिए मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर ये प्रोरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और चूंकि कि इत्तेहादी हुकूमत है, और मैं समझता हूँ कि इस पर मियाँ साहब को भी और इत्तेहादी हुकूमत के दीगर जो हमारे अहम अरकान है, मेरा ख्याल है उनको ज़रूर लिया गया होगा, चूँकि ये एक अहम मामला था। अगर 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत हर मामले पर मुशावरत से चली है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना अहम फैसला जो है वो उनको ऑन बोर्ड लेकर ना किया जाए। सर बड़ी ताइनातियां इस मुल्क में हो गई। जो प्रोग्रेटिव जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का था, लेकिन उसके फैसले भी लंदन से हो रहे होते थे। तो सर इसी वजह से ये तो निगरान सेटअप का मामला था, इसलिए यहाँ पर तो ये सवाल पूछना बनता है ना। अब किरण बीबी, लंदन या हो या दुबई हो, ये हमारी सियासत में एक इस्तारा सा बन गया है। अब एक लीडर जो है वो अगर मौजूद नहीं है, कायद है जमात का, अगर वो लंदन में मौजूद है, तो अगर उसको मुशावरत कर ली जाएगी तो ये क्या का कोई गुनाह है? मुझे बताइए। एक मुशावरत है जिसमें हर पार्टी का जो लीडर है, जो लीडर, और वो नवाज शरीफ है नून लीग के, तो इसलिए उनसे भी मुशावरत की। जाहिर है अगर मियाँ साहब मुत्तफिक ना होते तो अब तक उनकी तरफ से कोई, जैसे दूसरे लोग बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में तो स्प्लिट है ओपिनियन, जैसे आपने खुद फरमाया, शाह साहब कुछ बात कर रहे हैं, कुंडी साहब कुछ बात कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नून को एतराज़ होता तो वो सामने आ जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में आगे कन्वे कर दिया। इस खामोशी को, करमानी साहब, इस खामोशी को क्या रजामंदी के जुमरे पे लिया जाए? क्योंकि मैं देख रही हूँ मरियम साहिबा भी खामोश हैं, बड़ी मियाँ साहब भी खामोश हैं, कोई मुबारकबाद का सिलसिला ट्विटर पर भी नहीं आया, तो क्या ये खामोशी रजामंदी का इजहार है? सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत है कि देखिए फिर लोग कल को एतराज़ात करना शुरू कर देंगे। इसलिए एक शख्स जो
प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको मुतनाज़ा ना होने दें और उसको एक न्यूट्रल रह के, इम्पार्शियल रह के, जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया उसको करने दें। यहाँ तो देखिए ना, मीडिया में इतना हिजान था, लोगों में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे नाम चल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो जो ज़राए थे, जी ज़राए ये कह रहे हैं फलाने का कंफर्म हो गया, वो सारी चीज़ें जौन सी थी उन्होंने सिवाय एक हिजान के और एक गैर यकीनी कैफियत के कुछ नहीं सर्व किया। अब एक फैसला हो गया, इत्तफाक राय से हुआ, मैटर जौन सा बिटवीन एमिकेबली रिजॉल्व हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर। अगर ना होता कंसेंसस तो पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाता, वहां ना होता इलेक्शन कमीशन कर देता। अब हो गया फैसला, तो हमें अब आदत पड़ गई है मिनहसुल कौम कीड़े निकालने की। वी शुड अवॉइड इट। अब हमें जरा आगे चलना चाहिए, पाकिस्तान के बड़े गंभीर मसाइल हैं। सर वैसे इसहाक डार साहब के हवाले से फरमाइएगा, क्या कोई सरा मौजूद है कि वो इस कैबिनेट का इंटरम सेटअप की कैबिनेट का वो हिस्सा हो बतौर वजारत खजाना? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुनीर साहब के प्रोग्राम में अताउल्लाह तारड़ साहब फरमा रहे थे कि हम समझते हैं कि ये जो इत्तेहादी जितने भी हैं उनमें से कोई भी शख्सियत जो है वो उस सेटअप का हिस्सा ना हो। तो इसहाक डार साहब का क्या इस वक्त प्रोफाइल सर होगा? मेरी जाती राय जो है, आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये है कि अदरवाइज इसहाक डार साहब एज अ पाकिस्तानी, एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के तौर पर, अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बनता है, अगर उनकी वो रहनुमाई लेना चाहता है वीज़ा वी IMF या इकोनॉमी, तो वो तो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि फैसिलिटेट करे, मुल्क के लिए करना है ना। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इस सेटअप को, मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये जो निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाने वालों में शामिल हैं, बल्कि इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि उसका जो आइडिया है उनका था, और जो लोग इसमें आए हैं उनमें सर बड़ी तादाद में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। मरियम बीबी खुद उन लोगों को बड़ी तनकीद करती रही हैं, और चेयरमैन सेनेट के मामले पर आप लोगों के बयानात ऑब्वियसली ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो सर ये राय अब भी मौजूद है, या वक्त बदल गए, हालात बदल गए, तो ख्यालात भी बदल गए? देखिए, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैं इस वक्त किसी दूसरे की राय का इजहार नहीं कर सकता, या दूसरा क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। मैं अपनी ज़ात तक की बात कर सकता हूँ। बाकी आपने जिक्र किया है जिन लोगों का, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी राय, हो सकता है उनकी राय आ जाए सामने। ठीक सर, आज जो PM साहब के साथ मीटिंग थी तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवाल हुआ, तो बड़े एक बरजस्ता अंदाज में छोटे मियाँ साहब ने फरमाया कि कब नहीं था मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, किस वक्त नहीं था। तो मैं पिछले 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। लेकिन सर अगर ये पिछले चंद महीने पहले चले जाएँ तो आप ही लोगों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े बयानात सामने आते थे, बल्कि ऐसा माहौल बनाया जाता था जैसे मियाँ साहब उनकी आंख का कांटा हो, बड़े मियाँ साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शहबाज साहब मेरी पार्टी के सदर हैं और अगर उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का वो तारा हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है ना, कोई वो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, या कोई इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। कब नहीं था? चले मैं कहता हूँ, मैं मेरे वो सदर हैं और मेरे वो लीडर हैं, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। मैं अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे होंगे। सर आपने मेरे प्रोग्राम में वैसे कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट देने पर मियाँ साहब राजी नहीं थे। कल वजीर आजम ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया था और मुकम्मल तौर पर इसे ओन करते हैं और इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। सर देखिए, अब जैसे मियाँ साहब तो चाहते थे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन में भी जाना चाहते थे फुल, लेकिन नहीं हो सका। इसी तरह जब आर्मी चीफ का मामला आया था एक्सटेंशन का, तो उस वक्त भी हो सकता है मियाँ साहब की राय कुछ और हो, लेकिन जब मेजॉरिटी जो लोग थे उनका और ओपिनियन हो, और चूंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक तलवार लटक रही थी, तो उन हालात में जो वो फैसला जो लेना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस फैसला लेने से हमें उसका फिर प्राइस भी पे करना पड़ी है, उस फैसले की भी प्राइस पे करना पड़ी, वोट देकर एक्सटेंशन का, और इलेक्शन
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फौरन बाद ना करवा कर भी हमें जाहिर है रियासत को जो हमने बचाया उसकी भी जाहिर है प्राइस तो पे करनी पड़ती है पॉलिटिक्स में जी। तो हमने हैवी प्राइस पे की है, हमने रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की ताईद और हिमायत से यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है शहबाज शरीफ की और इसाक डार साहब की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ करमानी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 89 डेज़ की सीरी काट कर आए, जेल काट कर आए, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा सर, जो मुबारकबाद दिया निगरां वज़ीर आज़म को ये ओहदा मिलने पर, लेकिन आप ही की पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इंतखाब लगता नहीं है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात करते हुए आगे चलूंगा। आपकी इजाज़त से आज 12 अगस्त है और 2 दिन बाद यानी कि परसों इंशाल्लाह 14 अगस्त है। तमाम कौम से इस्तदा है कि इसको हम एक तारीखी 14 अगस्त के तौर पे मनाएं। बड़ी मुश्किलात से हमारी कौम पिछले 3-4 महीनों में गुजरी है, बल्कि 16-17 महीनों से। तो इस दिन कम अज़ कम एक पाकिस्तानी के तौर पे हम सब हाथ में पाकिस्तान का झंडा, और उस दिन ना कोई पीपल पार्टी हो, ना कोई नून लीगी हो, ना कोई तहरीक इंसाफ, ना जमीयत, ना जमात, एक पाकिस्तानी के तौर पे। और यही जेल से मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब की भी इस्तदा है कि तमाम पाकिस्तानी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लोग, हमारे वोटर सपोर्टर 14 अगस्त को एक ऐसे 14 अगस्त के तौर पे हम मनाएं जिससे तजदीद अहद वफा हो। और उस दिन जो भी पाकिस्तान के झंडे की खुदा न खास्ता बेहुरमती करता है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, वो हम में से नहीं है। वो सब कुछ तो हो सकता है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। तो ये इस 14 अगस्त पे हमने पाकिस्तानी बल्कि सबने दिखाना है। अपनी अपनी बसात में हर कोई, किसान है, वो टीचर है, वो एक्टर है, वो मजदूर है, वो सरकारी अफसर है, वो मैं हूँ, वो आप हैं, सियासतदान है, कोई भी है, तालिब इल्म है, हम इस दिन को अपने माजी में भी मनाते रहेंगे। इस बार जरूरत है कि हम सब मिलके और उस दिन सिर्फ पाकिस्तानी मैसेज यही होना चाहिए कि जो हमारी रेड लाइन है वो पाकिस्तान है। हर किसी की रेड लाइन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है। बताइए सर, निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। देखिए, जहाँ तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, काकड़ साहब के साथ बड़ा नज़दीक से काम किया। सेनेट में जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पे जाता था तो हमारी ही गवर्नमेंट बेंचेस में पीछे बैठे होते थे बड़े पढ़े लिखे और मिलनसार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। और उसके साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे जिसमें मैं एज ए मिनिस्टर जाता था। उनको मैंने बहुत मामलात को समझने वाला आदमी पाया, इसलिए मैंने उनको वेलकम किया है, पार्टी ने भी वेलकम किया है। लेकिन साथ में ये भी एक उम्मीद है और हम इसको देखेंगे, हमारी तवक्को है कि एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो और जो परसिक्यूशन तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की पिछली हुकूमत ने की वो सिलसिला रुके। जिसने गलत किया है, मैं तो इस बात को, किरण दीदी, मैं तो इस बात का दाई हूं। मैं तो अरेस्ट से पहले मैंने ये बात की कि 9 मई को जो हुआ, जिन लोगों ने गलत किया है उन्होंने, मेरे अल्फाज ये थे कि जिना हाउस पे हमला या कोर कमांडर हाउस पे हमला, अली मोहम्मद के घर पे हमला था, लेकिन सिर्फ उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने किया। तो इस हवाले से एक तो एक जिम्मेदारी बनती है काकड़ साहब पे कि जिन लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, एक तो वो अली साहब, आपको आपके वाइस चेयरमैन को ऐसा क्यों लगता है? मुझे कहने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और दूसरा, हमारे चेयरमैन है इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, बजाय इसके कि उन पे जो कातिलाना हमला हुआ हम उन खुरों का सुराग लगाएं, उनको जो गलत केसों में अंदर किया गया है। हमें किसी से फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो। जिस तरह आज वो जेल में है, ना उनकी जिंदगी का कोई सर, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। काकड़ साहब से आप उम्मीदें रख रहे हैं, उनके ही स्टेटमेंट से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, शाह साहब को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं और उनको आइडिया होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोई चीजें, बातें मुख्तलिफ फ्लोट तो हो रही थी, कुछ नाम भी आ रहे थे। और जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम तो इस बात पे भी खुश हैं कि बलोचिस्तान, हालांकि उसको छोटा सूबा कहा जाता है, वो हमारी
रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे इग्नोर सूबा है। तो इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ ने भी बलोचिस्तान को उसकी इज्जत में, मैं समझता हूँ कि अपना किरदार अदा किया बढ़ाने में। लेकिन सर कासिम खान क्यों नहीं लगता उनको कि ये पीपल्स स्पीकर पार्टी बनाया और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है? और हमने मुझे कहने नहीं दीजिए कि डिप्टी स्पीकर हमने कासिम सूरी साहब को जब बनाया बलोचिस्तान से, और हमने संजरानी साहब को सपोर्ट किया, वो भी बलोचिस्तान से थे। और अब ये खुशी की बात है कि मौजूदा वजीर आजम, लेकिन जिम्मेदारियां काकड़ साहब को एहसास होना चाहिए बहुत होगा। सर मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। इसका मुनासिब जवाब तो रशीद साहब दे सकते हैं, लेकिन चूंकि काकड़ साहब का पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई ताल्लुक ना था, वो हमारी गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे रहे, हमारे एलाई रहे, सपोर्टर रहे, बल्कि इमरान खान साहब को पसंद भी करते थे। ये मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब हमारे बेंचेस पे बैठे होते थे, हुकूमती बेंचेस हमारा हिस्सा थे। और मैं एक बात और भी, दो शख्सियात का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा कि मैं उनकी एक और वजह से भी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, हूं और रहूंगा। हाँ, अब एक इम्तिहान में काकड़ साहब हैं, क्योंकि ओहदा इम्तिहान है, लेकिन एक बात, एक वहां के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब और एक काकड़ साहब के मुश्किल हालात में उन्होंने बलोचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस वजह से मैं सरफराज बुख्ती और काकड़ की बहुत इज्जत करता था। और अब उम्मीद है, आप कह रहे हैं खान साहब को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद जब ये 9 मई का सानिया हो गया, उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट हैं सर जी, और वो जिस तरह से ट्रायल की बात करते रहे हैं, इस पर मैंने आपसे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आप 27 जुलाई को रिहा हुए और इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए हैं। तो इस बीच में इन 9 दिनों के दरमियान आपका कोई खान साहब से राब्ता हुआ, कोई मुलाकात हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू वगैरह हुई आपकी? जी, राब्ता उनसे तकरीबन रोज रहता था, और जिस दिन पहले दिन आया तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आप घर को दें और उसके बाद मुलाकात करते हैं। और आखिरी जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तो ये बात मैंने किसी चैनल या सोशल मीडिया पे नहीं की, क्योंकि आपने पूछा तो आज मैं बता देता हूँ कि उनका आखिरी एक मैसेज मेरे पास अभी तक मौजूद है, गिरफ्तारी से 1 दिन पहले का, कि उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं कि दे आर डेस्परेट एंड डोंट वरी, ये जो जुल्म की तारीख रात है, जो लंबी रात है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगी। तो उन्होंने एक तरह से मुझे हौसला दिया था, और इंशाल्लाह वो निकलेंगे वहां से। लेकिन एक बात, मैं आपकी मौजूदगी में, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और बहुत मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सिर्फ एक बात आपकी इजाजत से, कि इज्जत और माए बहनें सबकी साझी हैं, और हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, मैं उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करता। लेकिन कल मैंने देखा कि साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ जिस तरह कैंपेन डायरी के नाम पे एक बहुतान तराशी की गई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रॉपर उस पर ट्रांसमिशन हुई और एक बहुतान, एक तोहमत लगाई गई बगैर किसी सबूत के। वैसे भी जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ है कि किसी डायरी के बारे में बात की जाए, और जब वो डायरी ऑथेंटिक ही नहीं, क्या उनकी है या नहीं, और उस पे इस तरह की बातें। कल आपके भी प्रोग्राम में मैंने एक मोहतरमा को देखा जिस तरह उन्होंने बातें की। अली मोहम्मद खान साहब, आपके दौर में इन चीजों से हम दूर रहे, जिसके दौर में आपके दौर में आपकी हर बात मेरे लिए काबिल एहतराम, लेकिन ये बताइए कि ये हद आपके दौर में नहीं हो रही थी? मरियम नवाज साहिबा के लिए जो मुसलसल कैंपेन्स हो रही होती थी, उनके बारे में जो गुफ्तगू हो रही होती थी, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स हो रही होती थी, उनके हवाले से जो वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जो टीवी पर आकर वो डिफेंड करते थे कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो सर ये कौन से एथिक्स के तहत हो रहा था? देखिए, मरियम नवाज साहिबा, अब अभी भी जो हो रहा है, जी अभी भी जो हो रहा है, जी अभी भी जो अली साहब हो रहा है, जी मैं बिल्कुल, मेरा जुमला कंप्लीट ले लीजिए। अभी भी जो हो रहा है वो उन्हीं बुनियादों पर हो रहा है जो बुनियादें आप लोगों ने डाली हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, मरियम नवाज साहिबा हमारी सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन मेरे से उम्र में भी बड़ी, हमारी बड़ी बहन की तरह है, और हमेशा कभी भी किसी ने उनकी ज़ात के बारे में अगर कोई बात की है, हमने उसको इनकरेज नहीं किया, उसकी मजम्मत की है, गलत है। बल्कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और मोहतरमा उनकी जो वालदा साहिबा थी नुसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के यही लोग ये सब कुछ करते थे, तो उस अली मोहम्मद खान साहब हर दौर में, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, आपकी शख्सियत को जानती हूँ, कल जो हुआ, आप मुझे बताइए जो आप बात कर रहे हैं, बात बताएं, आपके चैनल पे कल लाइव ट्रांसमिशन हुई, क्या आज के पाकिस्तान में, मैं अपनी एक बहन से बात कर रहा हूँ, एक खातून से बात कर रहा हूँ, कि क्या
आज के पाकिस्तान में वो खातून जो न सियासत में है न पब्लिक लाइफ में है, वो पर्दा करती है, घर में है, सियासत से दूर है, उस पर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि उसने सियासत में किरदार अदा किया बगैर किसी सबूत के कैसे लगाएं? सर मैं मजम्मत कर दूंगी सर, मैं खुद उस ट्रांसमिशन का हिस्सा थी, मैं उसकी मजम्मत करूंगी, लेकिन क्या उससे पहले अली मोहम्मद खान साहब आप उस बात की मजम्मत करेंगे जो जहां पर इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर मरियम बीबी का मजाक उड़ा रहे थे? आप इस बात की मजम्मत करेंगे? आप इस बात की मजम्मत करेंगे कि हमारे सामने ऑडियो लीक आती है और उसमें कहा जाता है अरसलान बेटा इसे गद्दारी से जोड़ दो, इसकी मजम्मत करेंगे? प्रोग्राम के शुरू में आपको अर्ज किया, देखिए आपने सवाल किया, जवाब ले लें। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको एक बात की कि सियासत अपनी जगह, लेकिन हमारे मशरिकी रिवायात से ताल्लुक है, मुसलमान है, हमारा एक कल्चर है, सिर्फ पश्तून कल्चर नहीं, पंजाब में भी है, सिंध बलूचिस्तान कश्मीर में भी है कि माए बहनें सबकी साझी हैं। हमारी जलसे में कैटेगोरिकली अली मोहम्मद खान साहब, आप बतौर खातून जो उनके साथ किया गया मरियम साहिबा के साथ, आप अपने लीडर की मजम्मत करें। बुशरा बीबी साहिबा जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत को केटर करती रही, देखती रही, आप उसकी मजम्मत करें। मैं समझता हूँ कि सियासत में इमरान खान साहब का मुकाबला किया जाए, सियासी मैदान में मुकाबला किया जाए, गलत केस में आपने अंदर कर दिया, उसका हम अदालत में सामना कर रहे हैं, लेकिन सियासत में आपने सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनकी घर की पर्दादार खातून को लेकर एक फेक डायरी की कहानी बनाकर, आप तो छोड़े, लोगों ने वीलॉग्स बनाए, यहाँ तक के लोगों ने कहा मैंने, कौन है भाई डायरी, आपने कैसी कौन सी डायरी आपने देख ली? अली मोहम्मद खान साहब, चीजों से निकले, अगर कोई खातून पर्दा नहीं करती है तो क्या उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है? उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि उसको स्टेज पर खड़े होकर, जलसे में खड़े होकर उसका मजाक बनाया जाए? और फिर सर, क्या आप इस बात की मजम्मत करेंगे जो बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो सामने आई कि अरसलान बेटा इसे गद्दारी से जोड़ दो? देखिए, हम मुख्तलिफ चीजों को जोड़ रही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं है। जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है, आपकी जमात ने क्लेम किया, आपकी जमात ने कहा कि उनकी ऑडियो है ये। आप सवाल करके जवाब ले लिया करें। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि मरियम बीबी या कोई भी खातून है, सियासत में है, उसके सियासी स्टैंड पे आप बात कर सकते हैं, उसकी जात पे नहीं। ना मैंने कभी की, ना आपने इमरान खान साहब को कभी देखा होगा, उन्हें मरियम बीबी की जात पे कभी बात नहीं की। हाँ, सियासत पे बात की है। मुझे एक और बात बताएं, जो हमारे सियासी मुखालिफिन है, रोज हमारे साथ प्रोग्रामों में, असेंबली में हम सालों साल इकट्ठे रहे हैं, आप मुझे बताएं, हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं, दुश्मन नहीं, मैं सियासी मुखालिफ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून, बड़ी जमातों की बात कर रहा हूँ, वो घर की खवातीन, अली साहब, ये थोड़ी सी बात आगे निकल रही है, नाम भी नहीं सुना होगा। और आज हमारे सियासतदान, शरियार अफरीदी की वाइफ सियासत में, जो उनको उठाया गया, जो बात आप लोग कहते रहे कि वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वाकईतन वो सियासत में डिस्कस भी ना होती। लेकिन शहरियार आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन उसके बाद अभी आप देखिए जो आप बात कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो खान साहब ने तो बाकायदा उसके बाद, उस ऑडियो लीक के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे फोन टेप हो रहे होते हैं, और फिर उसके साथ साथ कभी उसकी तरदीद भी नहीं की गई। बात बताएं मुझे आप मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता रख रहा हूं। अब मुझे खान साहब के जलसों पे शरियार अफरीदी का बयान, शरियार अफरीदी ने बयान दिया, उसका मुकाबला वो सामना अदालत में कर रहा है। उसकी वाइफ जो एक पश्तून कल्चर से जिसका था, आपको पता है उनकी वाइफ को जो उठा के जेल में लेके गए, उसका इधर पख्तूनख्वा में कितना लोगों ने उस पर जो है बुरा मनाया है। जो कासिम खान सूरी जो है वो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, ये क्या उन पे केस करें? उनकी वाइफ ने क्या किया था? ये चीजें आप मुझे एक वाक्य बताएं कि हमारे दौर में किसी सियासी मुखालिफ पे जो केस था वो उसने फेस किया, उसके घर वालों को उनकी चादर खातून ही क्या, अगर किसी मर्द ने भी कुछ ना किया हो और उसके साथ सलूक किया जाए, उसे पकड़ा जाए, उसे उठाया जाए, तो ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए, किया गया, सब कुछ को कंडेम करना चाहिए। इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन जो आपने बात की, मैंने उस तनाजुर में कहा, प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ट्रांसमिशंस की गई। देखिए हमारा प्रोग्राम किसी और चीज पे था, लेकिन ये जरूरी था ये बात करना। अली साहब, न्यूज को बिल्कुल आप सियासी मकासद से यूज करें, लेकिन लोगों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस मुझे आगे भी जाना है, यहाँ पे बैठ के क्या मुझे आगे भी जाना है। हम भी उनको बिल्कुल डिस्कस ना करते अगर उनकी मुबैना ऑडियोज जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तरदीद नहीं की, जिनके बारे में आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर सियासत में किस तरह से इन्वॉल्व रही, उनकी ऑडियोज आती रही, तो वो किस
इस तहकाक के साथ जो है वो ये सब कुछ कर रही थी, उनके नाम पर उनकी दोस्त किस तरह से अंगूठियां मांगती रही, मलिक रियाज की, फरग गोगी साहिबा की, ये ऑडियोज मौजूद है और ये वो ऑडियोज इस तरह की केसेस मौजूद हैं आपकी हुकूमत में आप लोग उन ऑडियोज पर खेलते रहे, बाकायदा आप उन ऑडियोज को ऑथेंटिक कहकर लोगों की किरदार कुशी करते रहे। ये पीटीआई के दौर में होता रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। ये डिबेट आगे हम कर सकते हैं बस क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। मेरे एक और मेहमान मुस्तफा कमाल साहब भी इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आज मौजूद थे। ब्रेक लीजिए वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुस्तफा कमाल साहब, ये निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम की मंजूरी हो गई है। एएनपी और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं और न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात बल्कि हैरानगी का भी इजहार कर रहे हैं। एमक्यूएम की क्या राय है इस मामले पर? बोले ठीक है, अब हमारे इसी तरह के लोग आने चाहिए। आते कोई ना कोई इस तरह का ही कोई इंसान आता तो आई थिंक वो सेनेटर रहे हैं, बलूचिस्तान से पॉलिटिक्स करते रहे हैं और वेल स्पोकन हैं और एक रीज़नेबल आदमी है। कोई उनकी बहुत ख़ास इंक्लिनेशन नहीं है किसी की तरफ, बहुत ज़्यादा अपने ख़यालात का बरमला इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक इसी तरह की कोई चॉइस हो सकती थी और आई थिंक ही इज़ फाइन। सही। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि उन्होंने कि नाम पहली मुलाकात में दिया था जिसके बाद वजीर आजम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया और फिर इस नाम पर इत्तेफाक किया। तो क्या आप लोगों को पता था इस नाम के बारे में? आप लोगों से डिस्कशन हुई थी? नहीं, अब तक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो ये नाम नहीं आया था और हमेशा पाकिस्तान में होता ही यही कि जिनके नाम चल रहे होते हैं आखिर में उनका नाम नहीं आता। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और इनका नाम तो नहीं आया था पहले, मशवरों में तो नाम नहीं आया। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, विफाक में ऑपोजिशन लीडर का नामजद करदा नाम निगरान वजीर आजम के लिए मंजूर हो गया और सिंध का मामला, ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? एमक्यूएम यूनुस ढागा और शुएब सिद्दीकी के नाम लेकर गई है, वहां से कौन से नाम सामने आए? आज पहली मीटिंग हुई है, फॉर्मल कांटेक्ट हुआ है वज़ीर आला का और अपोजिशन लीडर साहिबा का। और आज वज़ीर आला साहब ने ये बात कही कि उन्होंने जो नाम उनके पास हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप से उस पर मशवरा किया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज शायद वो मशवरा कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कल कोई मीटिंग हो पाए दोबारा अपोजिशन लीडर से। और जब उन्होंने कोई नाम सामने रखे नहीं तो हमारी तरफ से भी कोई नाम रखे नहीं गए। और हमारी तरफ के नाम जो है वो आपको पता है जीडीए ने, चूँकि हमारी कोalition पार्टनर है इस हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, तो जीडीए और एमक्यूएम के नाम जब जाएंगे तो मुश्तरका ही नाम जाएंगे। तो अभी तक नाम वहाँ से चूँकि नहीं आए हैं तो इस तरफ से भी नाम प्रेजेंट नहीं किए गए इस तरफ आज भी। जी ठीक। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि मामला जो हैं, क्योंकि अभी तक तो नाम ही नहीं दोनों तरफ से एक दूसरे को बताए गए दिए गए, तो ये मामला वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान तय पा जाएगा या फिर ये मामला कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस तरह के नामों को पेश करते हैं और देखते हैं कि कैसे नाम वो देते हैं। हो सकता है कि उनको हमारी कोई राय पसंद आ जाए और हम उस पर उस वक्त ही कमेंट कर पाएंगे जब उनकी तरफ से कोई नाम आ जाएगा तो फिर जो है वो उस पर मशवरा भी हो जाएगा और फिर मैं इस बात पे के कहने के काबिल हूँगा कि भाई हमने करना क्या फिर आगे कि उनके नामों को एक्सेप्ट करना है या डिसएग्री करना है। डिपेंड करता है कि वो क्या नाम पेश करते हैं। सही। अच्छा, आपने आज कहा कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है क्या वो कराची में नहीं हो रहा? तो मुस्तफा कमाल साहब, कश्मीर वो एक रियासती जबर का शिकार है सर, कराची में ऐसा क्या हो रहा है? सिर्फ जो है वो देखिए, नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना नहीं कर रहे वहाँ पे, ना वहाँ पर किसी को हज पे जाने से मना कर रहे हैं, ना रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हक़ रायदही नहीं दे रहे, वो जैरिमेंडरिंग कर हल्का बंदियाँ ठीक नहीं कर रहे, वो उनका माशी कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये 15 सालों से सिंध में हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि 50 सालों से क्या हो रहा है? इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया, आज इनकी ये वाली जनरेशन हमें कोटे पे भी कोटा नहीं देती। 5 लाख नौकरियां दी हैं, जो शहरी कोटा है 40% उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी कोटा नहीं देते। एक कतरा 15 सालों में नया पानी नहीं आया है। जो पानी इनकी 15 साल हुकूमत आने से पहले आता था पानी
लाइनों में, उस पानी को भी चोरी करके हमें हमारा ही पानी बेचते हैं अरबों रुपए का। एक नया स्कूल नहीं है, एक नया कॉलेज नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में सारे पाकिस्तान का कोटा है, हमारा कोटा, इस शहर के लड़के का कोटा किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं है। और उसी अभी हमें गिनते पूरा नहीं, 1 करोड़ 35। जब तौसी हो रही थी तो उस वक्त एमक्यूएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बेहतर हो रहा है, इसी से ही हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उस कोटा सिस्टम की जब उसकी तौसी हो रही थी तो आप लोगों की तरफ से उसकी हिमायत की गई? कब? नहीं, कोई हमारी तरफ से हिमायत नहीं गई। मैं नहीं समझता। नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी तरफ से कोटा सिस्टम की हिमायत में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो। वो अल्ताफ हुसैन साहब के ज़माने में अगर वो खामोश रह गए हों रहमान मलिक की कॉल पर, तो मैं उसका जवाब मैं डेफिनेटली हम भी कसूरवार हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये मुझे नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा हूँ इस पूरी एमक्यूएम से, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तायद की गई हो। जी मुस्तफा कमाल साहब, अब वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ना वो एमक्यूएम लंदन की राह पर चल पड़ी है। नहीं, एमक्यूएम के लंदन की राह तो जो है वो यहाँ पर असल में